Shares which carry no preferential rights have priority in the payment of dividend and in the repayment of capital are called equity shares और ordinary shares. जिन shares का preference right नहीं होता है, payment dividend in the payment of dividend and repayment of capital are equity shares और ordinary shares. मतलब इनको डिविडेंड पहले नहीं पे किया जाता है और कैपिटल भी, रीपेमेंट ऑफ कैपिटल भी पहले नहीं होती. इक्विटी शेयर्स आर इशूड प्रायर टू द अदर सिक्योरिटीज़ एंड रीपेड इन द लास्ट. इशू सबसे पहले किया जाता है लेकिन रीपेमेंट सबसे बाद में. डिविडेंड ऑन सच शेयर्स इज पेएबल ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स एंड द कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड. ये तभी पेएबल होंगे ओनली व्हेन देयर आर प्रॉफिट्स एंड कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड. जब डिविडेंड डिक्लेयर करती है कंपनी तब दे आर पेएबल. डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स इज पेड आफ्टर पेइंग डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर्स. जब प्रेफरेंस शेयर को डिविडेंड पे कर दिया जाएगा उसके बाद इक्विटी शेयर को पे किया जाएगा. इन द इवेंट ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी द इक्विटी शेयर होल्डर्स आर पेड आफ्टर ऑल अदर क्लेम्स आर पेड. मतलब एट लास्ट इक्विटी वालों को सबसे बाद में पे किया जाएगा. लास्ट पहले सबको पेमेंट होगी फिर एंड में उनको होगी. तो इसका मतलब ये दे आर रिस्क टेकिंग पीपल. जो इक्विटी शेयर होते हैं दे आर रिस्क टेकिंग. फाइन. Thus equity shareholders bear the maximum risk. Maximum risk होता है इनका. But they enjoy full voting rights and control over the management of the company. They are also entitled to all the residual. मतलब बच्चे कुचे जितने भी प्रॉफिट होते हैं रेसिडुअल बच्चे कुचे उन सब के लिए ये एंटाइटल्ड होते हैं. फाइन. फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर्स. दे आर इशूड प्रायर टू द प्रेफरेंस शेयर्स. मतलब ये सबसे पहले इश्यूज होते हैं बिफोर द प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर्स. फाइन. दीज शेयर्स कैरी नो प्रेफरेंशियल राइट्स इन द पेमेंट ऑफ डिविडेंड. रीपेमेंट मतलब पेमेंट ऑफ डिविडेंड इनको पहले नहीं होती है, ना इनको कैपिटल पहले मिलता है. पहले बाकी सबका ड्यूज क्लियर होते हैं फिर इनको मिलता है. दे आर रीपेड इन द लास्ट एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. इनको सबसे लास्ट में पे किया जाता है एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप. दे जनरली उनकी वोटिंग राइट होती है. जब मीटिंग्स वगैरह होती है उसमें वो बोल सकते हैं, वोटिंग राइट है उनकी. दे आर एंटाइटल्ड टू रेसिडुअल प्रॉफिट. ये फीचर्स आपने करने हैं. Advantages. No burden on earnings. They impose no burden on the company. इसका पॉइंट का फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फ्रॉम कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इक्विटी शेयर्स कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इंपॉर्टेंट होते हैं. जो कंपनी होता है उसके ऊपर बर्डन नहीं होता है कि इक्विटी शेयर को पे करना है. बिकॉज जो इक्विटी शेयर्स पैसा देते हैं उनको पता होता है कि हाँ उनको एंड में ही पे किया जाएगा. लेकिन तो भी उनको पैसा मिलता है तो भी वो लोग पैसा देते हैं क्योंकि उसमें बेनिफिट्स भी होते हैं. वो आगे चलकर अभी मैं आपको बताऊंगी क्या बेनिफिट होते हैं. नो बर्डन ऑन द अर्निंग्स. तो कंपनी के ऊपर बर्डन नहीं होता है पे करने का. या आप एक बार रीड कर लीजिएगा, इसमें यही सब बातें लिखी हैं. ठीक है. परमानेंट कैपिटल मतलब ये कैपिटल परमानेंट होती है. दे आर ओनली पेड एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. उससे पहले तो पेमेंट होती ही नहीं है इनकी. ओके. दे रिमेन फॉर इज नो लायबिलिटी एज टू रीपेमेंट इवन एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. जब वाइंडिंग अप भी होती है तो उनको तो भी सबसे लास्ट में पे किया जाता है. वाइंडिंग अप में भी एंड में सबसे ज़्यादा. अगर सरप्लस बचेगा तो इनको मिलेंगे पैसे वरना नहीं. ओके. नो चार्ज ऑन एसेट. इक्विटी शेयर्स में ये एक अच्छी बात होती है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि उनको कुछ चार्ज नहीं क्रिएट करना पड़ता अपने एसेट पर. मतलब कोई मॉर्गेज कुछ नहीं करना पड़ता अपनी प्रॉपर्टी को कि भैया इक्विटी शेयर्स पैसा दे रहे हैं तो हमें मॉर्गेज करना पड़ेगा. ऐसा कुछ नहीं. कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा बेनिफिट है. द सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ. अ कंपनी विद सब्सटैंशियल इक्विटी कैपिटल कमांड प्रेस्टीज इन द इन्वेस्टमेंट मार्केट. इट्स एबिलिटी टू बोरो इज हाई ड्यू टू हाई क्रेडिट वर्थिनेस. इस पॉइंट का ये मतलब है कि जितना ज़्यादा आपके इक्विटी होगा उतना ज़्यादा बैंक लोग आपको लोन देंगे क्योंकि उनका रिस्क कम हो गया ना बैंक वालों का. क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर्स ने सारा रिस्क लिया हुआ है तो जो बैंक है उनका रिस्क कम हो गया तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उनका पैसा उनको वापस मिल जाएगा. ओके. तो इससे जो कंपनी है वो हाई क्रेडिट वर्थिनेस एंजॉय करती है क्योंकि उसने कोई पैसा लिया नहीं है, डेट के थ्रू नहीं लिया. इक्विटी में पैसा लग रहा है तो वो बात अलग है. तो वो ओन भी करते हैं कंपनी को लेकिन डेट से कोई पैसा नहीं लिया. इसका मतलब सारा पैसा उनको खुद का है. तो ये बहुत अच्छा एक बात है. तो इससे उनकी क्रेडिट वर्थिनेस इंप्रूव होती है. स्मॉल नॉमिनल वैल्यू जो फेस वैल्यू होती है इक्विटी शेयर की बहुत कम होती है. मैंने आपको बताया था 10 रुपये होती है. एज अ रिजल्ट इक्विटी शेयर्स हैव अ वाइड अपील एंड इवन पर्सन्स बिलोंगिंग टू द लो इनकम कैन बाय देम. मतलब अगर आपकी कम इनकम भी है तो भी आप खरीद सकते हो. बहुत कम वैल्यू होती है फेस वैल्यू. मार्केट वैल्यू अगर आप देखो तो मतलब कुछ इतनी ज़्यादा खास नहीं. मतलब डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी बट हो सकती है ज़्यादा लेकिन वैसे यूजुअली कम ही होती है. ओके.
A company can mobilize the savings of large sections of the society. ओके ये पॉइंट अभी आएगा. लिमिटेड लाइबिलिटी, ट्रांसफरेबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन. अनलिमिटेड सोर्स, एनी अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन बी रीच थ्रू इक्विटी शेयर. कितने भी अमाउंट का आप कैपिटल रेज कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है इक्विटी शेयर से कि आपको इतने अमाउंट का ही खरीद लेना पड़ता है कैपिटल, कितना भी ले सकते हो. फीचर्स मतलब फ़ायदा, सॉरी फीचर्स नहीं, एडवांटेजेस फ्रॉम द इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू. इनका ये फ़ायदा होता है कि वोटिंग राइट एंजॉय करते हैं, उनका कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर, बिकॉज या तो ओनर्स ना, जब वो इक्विटी इशू होती है उनको, तो ये ओनर बन जाते हैं कंपनी के, चाहे थोड़े पोर्शन के लिए बने बट बन जाते हैं. फाइन. द लाइबिलिटी ऑफ द इक्विटी शेयर होल्डर इज लिमिटेड. जो लाइबिलिटी होती है उनकी वो लिमिटेड होती है टू द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स सब्सक्राइब बाय देम. जितना वो शेयर्स उनकी कंपनी में होते हैं उतनी उनकी लाइबिलिटी होती है, इससे ऊपर नहीं होती, लिमिटेड होती है उनकी लाइबिलिटी. इन केस ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस द रेट ऑफ डिविडेंड कैन बी वेरी. अगर बिजनेस बहुत ज़्यादा अच्छा सक्सेसफुल है, बहुत ग्रो कर रहा है, तो उनका जो डिविडेंड होता है बहुत हाई होता है, क्योंकि प्रॉफिट ज़्यादा होंगे तो डिविडेंड भी ज़्यादा होगा, तो फ़ायदा भी उनको होता है, ऐसा नहीं है. तभी तो लोग तभी तो जो कंपनी इशू करती है तो बहुत लोग लेते हैं इक्विटी, क्योंकि फ़ायदा भी होता है, चाहे नुकसान भी है लेकिन फ़ायदे ज़्यादा हैं. ओके मतलब वो रिस्क चाहे लेते हैं कंपनी के ऊपर, बट ये है कि उनको फिर रिटर्न्स भी अच्छे मिलते हैं अगर कंपनी अच्छी होगी. दे हैव द प्रीएम्प्टिव राइट टू सब्सक्राइब टू न्यू शेयर्स. इसका मतलब है कि उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है एडिशनल शेयर्स लेने की. जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है कि वो एडिशनल शेयर्स ले सकते हैं कंपनी के. ओके, सच शेयर्स आर कॉल्ड राइट शेयर्स. उन शेयर्स को कहते हैं राइट शेयर्स. ये डेफिनेशन है, आपसे अलग से भी पूछी जा सकती है. द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द इक्विटी शेयर्स में इंक्रीज मैनीफोल्ड ड्यूरिंग द बूम एंड प्रॉस्पेरिटी. इन्वेस्टमेंट जो आपकी है, जो आपने की है, उसकी वैल्यू बढ़ सकती है अगर कंपनी अच्छी ग्रो कर रही है. देन नॉट रिक्वायर्ड टू पे इनकम टैक्स ऑन द डिविडेंड्स रिसीव फ्रॉम द कंपनी. जो डिविडेंड्स वो कंपनी से रिसीव करते हैं उसमें उनको इनकम टैक्स पे इसलिए नहीं करना पड़ता है क्योंकि कंपनी ऑलरेडी जब इनकम कमाती है, प्रॉफिट कमाती है, तो वो टैक्स पे कर देती है. तो ये लोग एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, इन लोगों को पे करने की ज़रूरत नहीं होती है टैक्स, क्योंकि कंपनी ने तो ऑलरेडी पे कर दिया टैक्स. तो अब ये थोड़ा डबल टैक्स लिया जाएगा. जब कंपनी ने ऑलरेडी अपने प्रॉफिट्स पर टैक्स भर दिया है तो शेयर होल्डर्स थोड़ा ना लिया जाएगा, और शेयर होल्डर्स को तो प्रॉफिट से डिविडेंड मिलता है. तो फाइन, दिस पॉइंट का आपका ये मतलब है. अब डिसएडवांटेजेस ऑफ इक्विटी शेयर्स फ्रॉम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, मैनिपुलेशन ऑफ कंट्रोल. इफ़ कंट्रोल गोज इन द रॉन्ग हैंड्स कंपनी हैज़ टू सफ़र. अगर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो रॉन्ग डायरेक्शन में, उनके मतलब माइंड में कुछ अलग गेम चल रही है, कुछ गलत चल रहा है कंपनी के प्रति, तो मतलब रॉन्ग हैंड्स में भी जा सकते, बिकॉज एक तरीके से ओनर्स हो जाते हैं ना, उनके पास उनका पूरा कंट्रोल होता है कंपनी के ऊपर, से गलत एक राह पर भी कंपनी जा सकती है. ओके, डेंजर ऑफ ओवर कैपिटलाइजेशन. इफ कंपनी एक्यूमुलेट्स मोर कैपिटल, अगर वो लोग ज़्यादा कैपिटल रेस करेंगे तो इट विल लीड टू लोअर रेट ऑफ अर्निंग्स एंड डिविडेंड. ओके, तो ये एक डिसएडवांटेज है. नो ट्रेडिंग ऑन इक्विटी. व्हेन द एंटायर शेयर कैपिटल इज रेज्ड थ्रू इक्विटी शेयर्स, द बेनिफिट ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज नॉट अवेलेबल. कॉस्टली. द कॉस्ट ऑफ इशुइंग इक्विटी शेयर्स इज हायर देन कॉस्ट ऑफ इशुइंग अदर टाइप्स ऑफ सिक्योरिटीज़. कॉस्ट इनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू अदर सिक्योरिटीज़. अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज एंड अदर इशू एक्सपेंसेज आर वेरी हाई फॉर इक्विटी कैपिटल. बहुत इनके एक्सपेंसेज होते हैं, अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रोकरेज, अदर इशू एक्सपेंसेज. इनफ्लेक्सिबल. अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स इन एक्सेस ऑफ इट्स ऑथराइज. जितनी ऑथराइज्ड है उनको कैपिटल उतना ही इशू कर सकते हैं. जो ये ऑथराइज कैपिटल आपको बताई जाती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में, जितना इसमें ऑथराइज्ड है कैपिटल उतना ही इशू कर सकती है, उसके अबव नहीं कर सकती. यहाँ पर देखो लिखा भी है, मेमोरेंडम में बताई जाती है. ओके, फ्रॉम इन्वेस्टर्स शेयर होल्डर्स पॉइंट ऑफ व्यू क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं इक्विटी लेने से. परपेचुएशन ऑफ कंट्रोल बाय अ फ्यू. इससे ये हो जाता है नुकसान कि जो लार्ज शेयर होल्डर्स होते हैं, जिन्होंने ज़्यादा पैसा कंपनी में लगाया है, वो ही कंपनी को कंट्रोल करने लगते हैं. तो कुछ लोगों के हैंडफुल ऑफ पर्सन्स के अंदर कंट्रोल आ गया. ऑर्डिनरी एंड स्मॉल, जितना ज़्यादा स्मॉल स्टेक है आपका
तो दे रिमेन ओनर्स इन नेम ओनली, मतलब सिर्फ वो ओनर होते हैं लेकिन उनका कंट्रोल नहीं रहता। कंट्रोल मीन बड़े वाले लोगों का रहता है, जो बड़े शेयर होल्डर्स होते हैं जिन्होंने ज़्यादा पैसा लगाया है। हाई रिस्क, उनकी रिस्क बड़ी होती है कि अगर कंपनी ने प्रॉफिट कमाए तभी उनको अपने पैसे मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो ये एक डिसएडवांटेज उनकी पॉइंट ऑफ व्यू से। अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन, वेरी ऑफन देयर इज अनहेल्दी स्पेक्यूलेशन इन द प्राइजेस ऊपर नीचे होते हैं इक्विटी शेयर्स का, आपको पता होगा कि फ्लक्चुएट करते रहते हैं। दिस इज मोर सो ड्यूरिंग बूम व्हेन द प्राइसेस आर राइजिंग। डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी में ऑल्सो इंडल्ज इन स्पेक्यूलेशन ऑन द बेसिस ऑफ द इनसाइड नॉलेज ऑफ द कंपनी। मतलब उनसे ऐसा हो सकता है कि जो डायरेक्टर्स एंड ऑफिसर्स, उनको अंदर की नॉलेज होती है कि कंपनी में क्या होने वाला है, प्राइस उसका कम होगा ज़्यादा होगा, तो वो स्पेक्यूलेशन होता है उसमें एंगेज कर सकते हैं। तो जो इनोसेंट एंड इग्नोरेंट इन्वेस्टर्स हैं वो सफ़र कर जाते हैं इस कारण से, बिकॉज उनको तो नॉलेज होता है पूरा ऑफिसर्स एंड डायरेक्टर्स को कि कब प्राइस कंपनी का कम होगा, शेयर का कब ज़्यादा होगा, तो स्पेक्यूलेशन, दे इंडल्ज इन स्पेक्यूलेशन। और जो इनोसेंट एंड इग्नोरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं वो सफ़र कर जाते हैं इस वजह से। ओके, ये आपको एक टेबल दिया हुआ है, इससे आप इजीली रिकॉल कर सकते हो कि क्या हेडिंग्स थी। उसके अंदर का तो अपने वर्ड्स नहीं लिख सकते हो, मतलब देयर इज़ नो सच इशू इन दैट। ओके, प्रेफरेंस शेयर्स, ये मैंने आपको बताया था। प्रेफरेंस शेयर्स दे हैव अ प्रेफरेंशियल राइट ओवर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। इक्विटी शेयर्स का जस्ट उल्टा होते हैं ये, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं होती हैं। इक्विटी शेयर्स के पास वोटिंग राइट्स होती हैं, इनको प्रेफरेंशियल राइट होता है इन पेमेंट एंड रीपेमेंट ऑफ कैपिटल। लेकिन जो आपका इक्विटी शेयर्स हैं उनका पास वो राइट नहीं होता है और उनको पहले पेमेंट हो जाती है प्रेफरेंस शेयर्स को, लेकिन जो इक्विटी शेयर्स हैं उनको एट द टाइम ऑफ फाइंडिंग अपनी पेमेंट होती है। ओके, तो यही सब बातें लिखी हैं, आप एक बार इनको गो थ्रू कर लीजिएगा, यही सब पॉइंट्स लिखे हैं। ओके, फिर टाइप्स भी होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स के। टाइप्स में आपका क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स मतलब कि अगर आपने सपोज पेमेंट नहीं किया किसी साल में डिविडेंड, तो वो उस ईयर का डिविडेंड लॉस्ट, आपको दोबारा पे करने की उसको पे करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो ये नॉन क्यूमुलेटिव हुआ इसका मतलब। और जो क्यूमुलेटिव होते हैं उसमें ऐसा होता है अगर आपने किसी साल में पेमेंट नहीं किया डिविडेंड का, तो आपका एक्यूमुलेट होता जाएगा कि हाँ आपका इस साल का डिविडेंड रहता है, इस साल का डिविडेंड रहता है, तो आपको बाद में पे करना ही पड़ेगा। ओके, तो यही पॉइंट है, मतलब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, अब इसको अंदर से रीड कर लीजिएगा अंदर वाला। ओके, पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग, इसका मतलब है पार्टिसिपेटिंग होते हैं उनका जो प्रॉफिट्स बचे होते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट होता है। मतलब पार्टिसिपेटिंग मतलब कि उनको पे वे करने के बाद जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट बचता है उसमें उनका हक है पार्टिसिपेट करने का, उनको पे करने के बाद। मतलब जो इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जो डिविडेंड पे कर दिया उसके बाद जो बचा कुचा प्रॉफिट होता है उसमें उनका हकदारी होती है। ओके, और नॉन पार्टिसिपेटिंग उल्टा होता है, उनको नहीं होता राइट। कन्वर्टेबल नॉन कन्वर्टेबल का मतलब कि जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो कन्वर्ट हो सकते हैं इक्विटी में आफ्टर अ सम पीरियड ऑफ टाइम जो एज प्रिस्क्राइब्ड, एंड नॉन कन्वर्टेबल नहीं होते हैं कन्वर्ट। रिडीमेबल एंड इनरिडीमेबल, मतलब रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स मतलब जो रिडीम हो जाते हैं, they are redeemed after the expiry of a specified period or at the discretion of the company as stated in the article of association. Only a company limited by shares can issue redeemable preference shares. जो company limited by shares है वही issue कर सकती है redeemable preference shares. The intention to return the money should be made clear when the shares are issued. The Companies Act lays down several conditions for the redemption of preference shares. Non-redeemable preference shares cannot be redeemed. जो non-redeemable होते हैं वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी में ही रिडीम होते हैं, उससे पहले नहीं हो सकते हैं रिडीम। हाउएवर द कंपनीज एक्ट 2013 लेज डाउन दैट द प्रेफरेंस शेयर्स कैन नॉट बी इशूड फॉर अ पीरियड मोर दैन 20 ईयर्स। जो कंपनीज एक्ट है उसने ये लिखा हुआ है अपने रूल्स में कि प्रेफरेंस शेयर्स 20 साल से ज़्यादा आप इशू नहीं कर सकते हो। ओके, देयरफॉर अ कंपनी कैन नॉट इशू इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, मतलब जो कंपनी है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू नहीं कर सकती, क्योंकि कंपनीज एक्ट ने लिखा है कि 20 ईयर्स में तो करना ही है, मतलब इन 20 ईयर्स तो आपको रिडीम करना ही है। फाइन। एडवांटेज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, अपील टू कॉन्शियस इन्वेस्टर्स, जो इन्वेस्टर्स कॉन्शियस हैं, जिनको रिटर्न्स चाहिए हैं, मतलब जिनको रिस्क नहीं लेना है, वो प्रेफरेंस शेयर्स लेते हैं। नो बर्डन ऑन प्रॉफिट्स, इस वाले पॉइंट का ये है कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को इशू करते हो तो एक कंपनी के लिए ये फ़ायदा है कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अपील होता है प्रेफरेंस शेयर्स,
मतलब प्रेफरेंस शेयर्स लोग ज़्यादा इजीली लेने को तैयार होते हैं, इक्विटी शेयर्स नहीं होते, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर में ये झंझट होता है कि उसमें आपको रिस्क होता है बहुत। ओके, नो बर्डन ऑन प्रॉफिट। इसका पॉइंट का ये मतलब है द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट पुट अ फिक्स बर्डन ऑन द फाइनेंसेस एज डिविडेंड आर पेबल ओनली आउट ऑफ। प्रेफरेंस शेयर्स का भी यही हाल है, मतलब अगर आपका प्रॉफिट नहीं होगा तो आपको नहीं मिलेगा डिविडेंड, लेकिन प्रॉफिट होगा अगर, तो सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड मिलेगा, फिर उसको मिलेगा इक्विटी शेयर्स को। एंड द कॉस्ट भी कम है इनकी फाइनेंस करने की, सबसे ज़्यादा कॉस्ट है उसकी इक्विटी शेयर होल्डर्स की। फाइन, नो इंटरफेरेंस इन द मैनेजमेंट। जनरली द प्रेफरेंस शेयर्स डू नॉट कैरी वोटिंग राइट, इनका वोटिंग राइट नहीं होता तो मैनेजमेंट इंटरफेयर नहीं करते हैं। चार्ज ऑन एसेट, चार्ज नहीं होता है, अगर वो लोग पैसा देते हैं तो कोई चार्ज नहीं क्रिएट होता है, उस पर कोई मॉर्गेज नहीं होता है कंपनी की एसेट। ओके, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, द रेट ऑफ डिविडेंड ऑन प्रेफरेंस शेयर इज फिक्स। प्रेफरेंस शेयर्स का जो रेट ऑफ डिविडेंड आपने हमेशा लिखकर, कभी आपने अकाउंट्स पढ़ा होगा तो उसमें बैलेंस शीट में आप देखते होगे लिखा होता होगा 9% प्रेफरेंस शेयर्स, 10% प्रेफरेंस शेयर्स, तो अलग अलग इनके रेट्स फिक्स्ड होते हैं डिविडेंड के। फाइन, द कंपनीज अर्निंग्स राइज, द कंपनी कैन पे हायर रेट्स ऑफ डिविडेंड टू इक्विटी शेयर होल्डर्स। प्रेफरेंस शेयर्स एन इकोनॉमिकल सोर्स ऑफ फाइनेंस बिकॉज द रेट ऑफ डिविडेंड यूजली लो। मतलब इक्विटी में ये होता है ना, आपको फिक्स नहीं होता, अगर आपका ज़्यादा प्रॉफिट होगा तो आपको ज़्यादा मिल सकता है, कम होगा तो कम, लेकिन प्रेफरेंस में तो फिक्स्ड है ना, अगर आपका कम प्रॉफिट होगा तब तो आपको उतना ही पे करना पड़ेगा, लेकिन अगर ज़्यादा हुआ तो प्रेफरेंस शेयर्स को उतना ही मिलेगा जितना उनका पहले से फिक्स था, उससे ज़्यादा नहीं मिलने वाला उनको। ओके, फ्लेक्सिबिलिटी, इन केस ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स द अमाउंट कैन बी रीपेड एज एंड व्हेन द कंपनी डज नॉट नीड इट। कभी भी रीपेमेंट कर सकते हो, इक्विटी शेयर होल्डर्स की तरह नहीं है कि उसमें एंड में ही पे करना जरूरी है वाइंडिंग अप में। ओके, पार्टिसिपेटिंग और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स कैन बी इशूड टू अट्रैक्ट द इन्वेस्टर्स हु वांट टू शेयर इन द ग्रोइंग प्रॉस्पेरिटी ऑफ द कंपनी। इससे आपकी नेटवर्थ बढ़ती, क्योंकि नेटवर्थ के अंदर रेफरेंसेस इंक्लूडेड होते हैं ना। ओके, तो इट इंक्रीजेज अ क्रेडिट वर्दिनेस, कंपनी की क्रेडिट वर्दिनेस बढ़ती है कि हाँ ओनर्स हैं, मतलब ओनर वैसे ये काइंड ऑफ मतलब ओनर्स ही होते हैं, आप यही समझो बस। इक्विटी शेयर्स मतलब ये बीच के होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स और डेट के, मतलब ये भी नहीं कह सकते, मतलब वैसे आप ओनर्स इनको नहीं बोलोगे क्योंकि इनका ना कोई वोटिंग राइट है ना आपके बिजनेस के ऊपर कंट्रोल होता है, बट ये है कि डेट की तरह भी नहीं, क्योंकि डेट में तो आपको पेमेंट करनी ही होती है, इनको आपको पेमेंट ज़रूरी नहीं है, अगर प्रॉफिट होगा तभी करनी वरना नहीं करनी, वो बात अलग है कि इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को सबसे एंड में पे किया जाता है, इनका प्रेफरेंशियल राइट होता है। ओके, और डिबेंचर होल्डर्स भी खुश रहते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स हैं, क्योंकि एक सिक्योरिटी उनको लगती है कि मतलब प्रेफरेंस शेयर्स ने अपना पैसा इसमें लगाया हुआ है, तो मतलब उनको तो उनका पैसा मिल ही जाएगा डिबेंचर होल्डर्स को। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल।